आनंदपुर राज्य के दक्षिणी छोर पर सोखेड़ा नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। यहां जीवन मिट्टी से जुड़ा था और हर सांस खेतों पर टिकी थी। यह गांव नक्शों में शायद ही दिखाई देता था, लेकिन यहां रहने वाले लोग अपनी मिट्टी को नाम से पहचानते थे। कच्चे घर, टूटी मेड़े और हर चेहरे पर सूरज की झुलसाई हुई रेखाएं। इसी गांव में गोविंद नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर आत्मसम्मान और सच्चाई भरपूर थी। घर छोटा था, छत मिट्टी की, लेकिन आंगन साफ और खुला। घर के भीतर उसकी पत्नी धना रहती थी, कम बोलने वाली पर गहरी समझ रखने वाली औरत। घर के बाहर बंधे थे गोविंद के दो बैल, रामू और श्यामू। गोविंद अक्सर कहा करता था, मेरे घर की दीवारें नहीं, मेरी रीढ़ यही दोनों हैं। रामू और श्यामू मेरे दो भाई हैं। वे मेरे लिए माँ बाप जैसे हैं। उन्हीं की तरह वे मेरा भरण पोषण करते हैं। धना कोई कहानी की चुप औरत नहीं थी। वह खेत और घर दोनों को समझती थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले बैलों के पास जाती, उनके लिए चारा, पानी और कभी-कभी अपने हाथ से सहलाना। रामू और श्यामू जैसे उसकी हर बात समझते हों। ठीक से काम करना, मेरे प्यारे बैलों। तुम ही तो मेरे आदमी का सहारा हो। तुम्हारे बिना खेत कुछ भी नहीं। दोपहर में ज्यादा मत खिंचवाना, वरना तुम थक जाओगे और काम भी धीमा होगा। रामू धीरे से गर्दन हिलाता है। श्यामू जमीन पर पैर मार देता है, जैसे दोनों ने बात समझ ली हो। घना, खाना और पानी वहीं खेत पर ही ले आना, दोपहर में। मैं तब तक रामू और श्यामू को खेत पे ले जा रहा हूं। आज फसल की बुआई करनी है हल चला के। इतना बोलकर गोविंद हल लेकर रामू और श्यामू के साथ अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। रामू उम्र में बड़ा था, उसकी चाल धीमी थी, पर एक बार हल में जुड़ जाए तो वह रुकता नहीं था। श्यामू जवान था, तेज, चौकन्ना और जिज्ञासु। जब गोविंद थककर बैठ जाता, रामू पास आकर खड़ा हो जाता, और जब धना दुखी होती, श्यामू उसके पास मुंह रख देता। गांव के बच्चे कहते थे, इनकी आंखों में भी इंसान रहता है। आज बहुत थक गया हूं, पर फसल की बुआई हो गई। मेरे दोनों दोस्त रामू और श्यामू पीछे नहीं हटे। हाँ, आज ये दोनों भी थक गए होंगे, पर ये कभी गुस्सा नहीं करते। मेरे दोनों प्यारे बच्चे। एक दिन गोविंद और उसकी पत्नी घना घर पर ही थे। रामू और श्यामू भी काम से लौटकर आंगन में आराम कर रहे थे। दोपहर की शांति घर के चारों ओर फैली हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। वह हरिया नाम का किसान था, जो मदद की आस में गोविंद के घर आया था। गोविंद भैया, ओ गोविंद भैया, सुनो जरा। क्या है हरिया, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? गोविंद भैया, आज खेत जोतने हैं। मेरा बैल बीमार पड़ गया है। चिंता मत कर, रामू श्यामू है ना, इनको ही ले जा। और शाम को खेत पर आ जाना इनको लेकर। उसके बाद हरिया रामू और श्यामू को अपने खेत की ओर ले गया। सोनखेड़ा में जब किसी किसान का बैल बीमार पड़ता, तो वह गोविंद के घर आता। गोविंद कभी मना नहीं करता। रामू श्यामू दूसरे के खेत जोतते और शाम को वही किसान गोविंद के खेत पर बैठता, पानी पीता, रोटी खाता और मन हल्का करता। धीरे धीरे गोविंद का खेत गांव की बैठक बन गया। यहां कोई भाषण नहीं होता था, बस बातें होती थीं, सूखे की, कर की और पेट की। आनंदपुर का राजा था अजयवर्धन। वह निर्दयी नहीं था।
पर अस्थिर था। उसे इतिहास से डर लगता था। दरबार के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, राजा वही गिरता है जो गांव को न समझे। राजा जानता था, गांव अगर एकजुट हुए तो तलवार भी कम पड़ जाएगी। इसी डर के कारण उसने जमींदारों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। सुनो सुनो सुनो, राजा हर्षवर्धन का फरमान सुनो। सारी जनता सोनखेड़ा की ध्यान दे। सूखा और कठोर आदेश। उस साल बारिश कम हुई, नदियां सिकुड़ गईं, फसल आधी रह गई। फिर भी दरबार से आदेश आया, पूरा कर देना होगा। सोनखेड़ा में सन्नाटा छा गया। धना ने अनाज की बोरियां देखी। उसकी आवाज कांप रही थी। अजी, जरा ये देखिए, बस यही बचा है हमारे पास। अगर इतना अनाज दे दिया तो बच्चों की थाली में क्या बचेगा? सूखा पड़ा है, आसमान ने मुंह फेर लिया है, और अब ऊपर से राजा का हुक्म। ईमानदारी से पेट थोड़ी भरता है। गोविंद देर तक चुप रहा। धना, मुझे भी डर लगता है। मुझे भी लगता है कि कल क्या खाएंगे। पर आज अगर हम झुक गए तो भूख सिर्फ शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को भी खा जाएगी। अगर ईमानदारी छोड़ दी तो फिर बचा ही क्या हमारे पास? तो फिर जो सही है वही करो। भगवान शायद ईमानदार पेट को खाली नहीं रहने देता। फिर उसने निर्णय लिया। वह ठहर कर बोला, जो होना होगा देखा जाएगा। पर मेरा सिर राजकोष में भी झुका हुआ नहीं होगा। सुबह उसने अनाज बांधा और राजकोष में जमा कर दिया। रास्ते की सबसे कठिन परीक्षा। लौटते समय जंगल के मोड़ पर गोविंद को एक लोहे का बक्सा मिला। अरे जी, ये जंगल में पड़ा क्या है? कोई बक्सा सा लग रहा है, जरा देखिए तो। अंदर चांदी के सिक्के थे, धूप में चमकते हुए। धना का चेहरा उसकी आंखों में उभर आया। रामू और श्यामू की पसलियां याद आ गईं। इतना सारा धन देखकर गोविंद सोचने लगा। धना का सूखा चेहरा, बच्चों की सूनी थाली, रामू और श्यामू की हड्डियां भी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। वही तो मेरा सहारा है। खेत घर सब उन्हीं से चलता है। तभी वह उठकर खड़ा हुआ। नहीं, जो मेरा नहीं वह मेरे बच्चों की रोटी नहीं बनेगा। और जिस रोटी में बेईमानी हो वह रामू श्यामू की मेहनत के लायक भी नहीं। अगर आज ये सिक्के उठा लिए तो कल रामू श्यामू के आंख में कैसे देखूंगा? हाथ कांपे, सांस थम गई, लेकिन उसने बक्सा धीरे से बंद कर दिया। उस समय राजा अजय वर्धन अपने मंत्री, पुरोहित और कुछ जमींदारों के साथ गंभीर मंत्रणा कर रहे थे। तब दरबार में सेनापति विदूषण आया और बोला, महाराज, एक गोविंद नाम का किसान आया है। उसके सिर पर एक संदूक है। वह कह रहा है कि उसे महाराज से मिलना है। द्वारपालों ने उसे महल के द्वार पर ही रोक रखा है। सब विदूषण की ओर आश्चर्य से देखने लगे। विदूषण, ऐसी बात है तो उसे दरबार में लेकर आओ। जी महाराज, अभी प्रस्तुत करता हूं। थोड़ी देर बाद सेनापति विदूषण
गोविंद और घना को लेकर दरबार के भीतर पहुंचे, जहां सिंहासन पर राजा अजयवर्धन विराजमान थे। उनके साथ मंत्री, पुरोहित और जमींदार कालीचरण तथा विभूचरण भी दरबार में उपस्थित थे। वह बक्सा लेकर राजधानी पहुंचा और सीधे राजा के सामने रख दिया। राजा ने पहली बार किसी किसान को ध्यान से देखा। राजा अजयवर्धन सोचने लगे, इतना भूखा किसान फिर भी झुका नहीं। ये आंखें डर से नहीं, सम्मान से भरी हैं। तभी गोविंद बिना डरे और बिना किसी सकुचाहट के दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, यह पूरा राज्य आपका है और इसी कारण राज्य के जंगलों में मिली हर संपत्ति भी आपकी ही मानी जाती है। यह चांदी से भरा संदूक मुझे आज जंगल में मिला, तो मैंने यही उचित समझा कि जिसकी संपत्ति है वह उसी तक पहुंचे, इसलिए मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करने ले आया हूं। कालीचरण एक बड़ा ही धूर्त और बेईमान आदमी था। उसने तुरंत खतरा भांप लिया। राजा पहली बार किसी किसान से मिल रहा था। अगर यह किसान राजा का चहेता बन गया तो उसकी सारी पोल खुल सकती थी। इसी डर से वह गोविंद को लगातार घूर रहा था। पर गोविंद ने बेखौफ होकर अपनी बात राजा से कही। राजा अजयवर्धन उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और इनाम स्वरूप गोविंद को 10 चांदी के सिक्के दिए। पहले तो गोविंद ने इनकार कर दिया। तब राजा अजयवर्धन ने कहा, यह कोई खैरात नहीं है गोविंद, यह तुम्हारा इनाम है। राजा की बात सुनकर गोविंद संतुष्ट हुआ और उसने चांदी के सिक्के स्वीकार कर लिए। फिर गोविंद ने राजा से आज्ञा ली और अपने घर लौट गया। साजिश की बुनावट शुरू हो चुकी थी। कालीचरण कोई साधारण जमींदार नहीं था। राजधानी के बाहर उसके अनाज के गोदाम भरे रहते थे। राजा अजयवर्धन, उनके पुरोहित और दोनों मंत्री दरबार में थे। जमींदार कालीचरण भी कर की अदायगी का हिसाब देने वहीं आया था। तभी वह बोला, महाराज, इस बार फसल ठीक नहीं हुई। कहीं सूखा पड़ गया, कहीं किसानों ने कम बोया, इसलिए कर भी कम आया है। लेकिन दरबार में वह हर साल एक ही बात कहता था। राजा सुनता रहा। उसे सच और झूठ में फर्क समझ में नहीं आता था। उधर सोनखेड़ा में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। गोविंद के पास न सत्ता थी न धन। उसके पास थे उसके 2 बैल, रामू और श्यामू। जहां बैल बीमार पड़ते वहां गोविंद अपने बैल भेज देता। खेत जुतते, काम चलता और अब लोग वहीं गोविंद के खेत पर बैठने लगे। बातें होती दुख की और उम्मीद की। यही बात कालीचरण को खटकने लगी। उसने अपने आदमी सोनखेड़ा भेजे। कालीचरण का आदमी पूरा गांव घूमकर गोविंद के घर के पास सेवक राम नाम के किसान से रुककर गांव के हालचाल जानने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे कालीचरण के द्वारा भेजा गया था। वह बोला, अरे भाई, इस गांव में गरीबी तो दिखती है, पर खुशहाली हर कोने में छुपी है। ऐसी क्या बात है इस गांव में जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है? अरे भाई, गरीबी भले है, पर हम गांव वाले मिलजुल कर रहते हैं। न कोई शिकवा किसी से, न कोई शिकायत। और इसकी तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे गोविंद भैया हैं। उन्हीं की वजह से ही हम सब खुशहाल रहते हैं और एक दूसरे की जरूरत पर मदद करते हैं। इतनी बात सुनकर कालीचरण का आदमी भुवन आगे बढ़ गया। गांव से निकलने के बाद भुवन सीधा कालीचरण के घर गया और पूरी बात उसे बता दी। गोविंद अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा। लोग उसकी बात मानते हैं। पर आप चिंतित क्यों लग रहे हैं, मालिक? चिंता की तो बात ही है रे भुवन। सोचो,
अगर सारे गांव वाले गोविंद के कहने पर एकजुट हो गए और राजा को अपने अनाज के गोदाम के बारे में बता दिया, तो हमारी पोल खुल जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। कोई तरकीब लगाकर गोविंद की ताकत को तोड़नी होगी, और उसकी ताकत उसकी दोनों बैल है। भुवन के जाने के बाद कालीचरण देर तक सोचता रहा और फिर उठकर राजदरबार चला गया। महाराज, गोविंद का खेत लोगों की बैठक का केंद्र बन गया है और उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। अगर उसकी ताकत कम नहीं की गई तो इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। वह फिर बोला, महाराज, विद्रोह तलवार से नहीं शुरू होता, वो बातचीत से शुरू होता है। आज लोग साथ बैठते हैं, कल सोचते हैं और परसों सवाल करते हैं। राजा चुप रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर मन में एक हल्की सी असहजता उतर आई और साजिश के लिए इतना ही काफी था। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर सबने कहा, महाराज, जमींदार कालीचरण सही बोल रहे हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद राजा अजयवर्धन सेनापति विदूषण से बोले, विदूषण, कल तुम जमींदार के साथ जाओ और गोविंद के दोनों बैलों को पकड़कर राजमहल की गौशाला में रखकर बंदी बना लो। तब विदूषण बोला, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जैसे ही राजा ने हुक्म दिया, कालीचरण मन ही मन मुस्काने लगा। सुबह का समय था। सोनखेड़ा जाग चुका था, लेकिन आज खेतों की ओर कोई नहीं जा रहा था। धना दरवाजे पर खड़ी थी और आंगन में बंधे बैलों को देख रही थी। उसी समय सेनापति विदूषण और जमींदार कालीचरण के कुछ लोग गांव में दिखाई दिए, जो गोविंद के घर की तरफ जा रहे थे। गोविंद बाहर आया और सैनिक ने आदेश पढ़कर सुनाया, आनंदपुर के महाराज अजयवर्धन, जिनके राज्य की दक्षिणी छोर पर यह सोनखेड़ा गांव स्थित है। अब गोविंद, तुम महाराज का फरमान सुनो। तुम यहाँ लोगों को अपनी जमीन पर बैठाकर साजिश कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे दोनों बैल रामू और श्यामू को जब्त किया जाता है। गलती मेरी है। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन मेरे बैलों को मत ले जाओ। रामू की रस्सी खींची गई। श्यामू अचानक बितक गया। धना आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह सैनिकों से बोली, महाराज, ये न्याय नहीं है। दया करे हम पर। ये बैल नहीं रहे तो हमारा घर उजड़ जाएगा। हमारे बच्चों का क्या कसूर है? एक सैनिक ने नजर झुकाई और भारी आवाज में जवाब दिया, देखो, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हम लोग तो बस महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बस। रस्सियां खींची। बैल गली की ओर बढ़े और आंगन खाली हो गया। आज सिर्फ बैल नहीं गए, गोविंद की खेती भी चली गई। आंगन अब खाली था। घर सूना हो गया। धना दिन पर दिन बीमार रहने लगी। खेत धीरे धीरे बंजर होने लगे। अब लोग गोविंद के खेत पर नहीं आते थे। हवा में फुसफुसाहट थी। देख लिया, ईमानदारी का यही अंजाम होता है। गोविंद चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर कोई शब्द नहीं। अगले साल भयानक अकाल पड़ा। राजकोष खाली दिखा, लेकिन बाजार में अनाज था। राजा को शक हुआ। उसने गुप्त जांच शुरू करवाई। अगर अकाल पड़ा है तो बाजार में अनाज कैसे है? जरूर कोई साजिश है। विदूषण, तुम पता लगाओ कि बाजार में अनाज कैसे है और दोषी का पता लगाओ। जी महाराज, मैं तुरंत ही अपने गुप्तचर चारों तरफ भेजता हूं और
पता करवाकर आपको सूचित करता हूं। उसी वक्त वहां महामंत्री वल्लभाई और राजा अजयवर्धन से बोले, महाराज की जय हो। पड़ोस के राज्य से महाराजा वीरेंद्र सिंह हमारी मदद को तैयार हैं। वे हमारे राजकोष के लिए अनाज देने को तैयार हो गए हैं। महाराज, अनाज ढोने के लिए मजबूत बैल चाहिए और रामू और श्यामू सबसे मजबूत हैं। सेना को दूर राजकोष तक अनाज ढोना था। बोझ भारी था और रास्ता लंबा। सबसे मजबूत बैल वही माने जाते थे। धूप तेज होती गई और कदम लड़खड़ाने लगे। रामू जमीन पर गिर गया। श्यामू आखिरी दम तक खींचता रहा, लेकिन दोनों वहीं गिर गए। राजा अजयवर्धन काफी सोच विचार में थे। तभी सेनापति विदूषण वहां आया। महाराज, गुप्त जांच में यह सिद्ध हो गया है कि कालीचरण के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। अकाल के समय भी उसने अनाज छिपाकर रखा और प्रजा को भूखा मरने दिया। विदूषण, अगर ऐसी बात है तो हम कल खुद सोनखेड़ा जाएंगे। वहां सारी प्रजा के सामने कालीचरण का गोदाम खुलवाएंगे और दोषी को उचित सजा देंगे। सच सामने आया। जांच में पता चला कि कालीचरण के गोदाम भरे हैं। गांव वालों को बुलाया गया। भूख ने डर तोड़ दिया। राजा ने खुले दरबार में गोदाम खुलवाए। सच सबके सामने था। गौशाला के बूढ़े रखवाले ने भर्राई आवाज में कहा, जो बैल भूखे रहकर भी बोझ खींचते हैं, महाराज, वे राजद्रोही नहीं हो सकते। स्वीकार और न्याय। राजा सोनखेड़ा पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर धना खड़ी थी। उसी वक्त गोविंद राजा अजयवर्धन से बोला, महाराज, मेरे बैल चले गए, पर अगर अब न्याय बचे तो उनका बलिदान सच्चा होगा। यह सुनते ही राजा की आंखें झुक गईं। यह अंत नहीं था, बल्कि एक सीख थी। कालीचरण को सजा मिली। अन्याय के कर माफ हुए। रामू और श्यामू की स्मृति में धरती पर एक स्तंभ बनाया गया। आज भी सोनखेड़ा में कहा जाता है, यह कहानी किसान की नहीं, ईमानदारी की है। ईमानदारी कभी कमजोर नहीं होती। उसे दबाने वाला अंत में खुद बेनकाब होता है। जो बिना शब्द के बलिदान दे जाए, वही इतिहास की सबसे सच्ची गवाही होता है।